नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश विरोधी नारेबाजी करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी के लिए देश में प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीती रात यही छात्र, जिसमें मुख्य आरोपी उमर खालिद है, उसके साथ उसके 5 साथी जेएनयू में सामने आए, लेकिन यही जेएनयू उनके लिए कवच बन गया है। जी हां, जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पुलिस बाहर खड़ी है, चाहती है कि ये छात्र आकर सरेंडर करे, लेकिन वहां पर वो बेबस खड़ी है क्योंकि ये छात्र सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 9 फरवरी की रात से जेएनयू राजनीतिक सरगर्मियों का नया ठौर बना हुआ है और 21 फरवरी की रात को देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और उसके 4 साथियों की वापसी के बाद से पुलिस का नया डेरा। जेएनयू में 21 फरवरी की देर रात से लेकर पुलिस की आवाजाही बनी हुई है। कैंपस में उमर खालिद समेत देश विरोधी प्रदर्शन करने वाले 5 आरोपियों के लौटने की खबर मिलते ही पुलिस ने जेएनयू में डेरा डाल दिया। पुलिस ने इन लोगों की तलाश शुरू की। अचानक नाटकीय ढंग से देर रात ये लोग करीब 8 बजे के आसपास जेएनयू कैंपस में नजर आए। उसके बाद दिल्ली पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई। दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से बेरंग रवाना हो गई। दरअसल पुलिस उमर खालिद और उसके साथियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की इजाजत के कैंपस में दाखिल होने से बचती रही। दरअसल पुलिस नहीं चाहती कि उमर खालिद के केस में कोई जल्दबाजी हो और मामला बिगड़े। उधर 22 फरवरी की सुबह से ही जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के मामले में अपना रुख तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने साफ कहा कि वो नहीं चाहते कि पुलिस कैंपस में दाखिल हो। इस सिलसिले में अध्यापकों ने वाइस चांसलर से दोपहर 3 बजे मुलाकात की। वीसी ने टीचर्स एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि पुलिस को कैंपस में नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा जेएनयू सिक्योरिटी का शूट किया गया वीडियो जेएनयू एडमिन ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। टीचर्स एसोसिएशन ने वीसी को गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्रार को हटाने की मांग रखी है। जी, वही हम लोग यही चाह रहे हैं कि इंक्वायरी कमेटी अपना काम शुरू करे और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए कि वो इंसिडेंट जो हुआ वो किन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और किस तरह की वीडियो सर्कुलेट की गई हैं, कहाँ तक वो वीडियो सही हैं या गलत हैं, उसी के हिसाब से फैसला लिया जाए। दैट विल बी बेटर। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में 5 छात्रों पर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। ये छात्र हैं उमर खालिद, अनिर्बन, आशुतोष, अनंत और रामानागा। इन 5 के कैंपस में लौट आने के बाद से पुलिस ने एक एसीपी को वीसी के पास भेजा, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोई हल नहीं निकला। वहीं आरोपी छात्रों ने कहा है कि वो जेएनयू प्रशासन का कोई भी फैसला मानने के लिए तैयार है। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उस दिन हम लोग यही कोशिश किए थे। मैं वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बोला कि आप लोग हिमांचल बनाइए, 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्रंटेशन होगा। तो हम लोग, मैं उनके साथ हिमांचल भी वहाँ पे बनाया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे हुई, हम लोग स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बतौर उसको कंडेम भी किए और हम लोग यही बोले कि जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ हम लोग रहेंगे। जेएनयू में छात्रों और पुलिस की गहमागहमी लगातार बनी हुई है। आरोपी छात्र कैंपस के भीतर हैं और सरेंडर करने से मना कर दिया है। वहीं पुलिस तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। ये मामला इस प्रकार का है जिसको डीसीपी साउथ अपने आप डिसाइड कर सकता है। बाकी जहां तक सवाल है गाइडलाइंस का, जो मेरी एक गाइडलाइन है कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन से जब आप डील कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंटली करना है, आपको अपना आपा नहीं खोना है। दिल्ली पुलिस एक और तमाम विकल्पों के खुले होने का दावा कर रही है, लेकिन ना जेएनयू प्रशासन ना ही पुलिस आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर किसी फैसले पर पहुंच पाए। दिल्ली पुलिस को जब इस बात की खबर हुई कि जो आरोपी छात्र हैं वो जेएनयू कैंपस में मौजूद है, तो दिल्ली पुलिस की एक टीम रात में करीब 11 बजे यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन वो टीम यहाँ से वापस चली गई। इस वक्त सुबह के करीब 5:10 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन्स यहाँ पे मौजूद है जेएनयू के गेट पे और तमाम पुलिसकर्मी भी दिल्ली पुलिस के यहाँ पे मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, अब दिल्ली पुलिस को इस बात का इंतजार है कि आरोपी छात्र खुद सरेंडर करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है।
आरोपी छात्र चाहते हैं कि पुलिस उन्हें कैंपस के भीतर से गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस वीसी की इजाजत का हवाला देकर गेट के भीतर नहीं जा रही। ऐसे में छात्रों की गिरफ्तारी होगी तो कैसे? रोशनी ठोकरे, चिराग गोठी, जितेंद्र बहादुर सिंह और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। बीती रात से जेएनयू कैंपस के बाहर बेबस दिल्ली पुलिस खड़ी है उमर खालिद और उसकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन वही उमर खालिद जो कि देशद्रोह का आरोपी है कथित रूप से, वो जेएनयू के अंदर खूब भाषणबाजी कर रहा है। वो मीडिया को कोस रहा है, पुलिस को कोस रहा है, उन तमाम लोगों को कोस रहा है जो उसकी गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। देश को आक्रोश और बहस के दोराहे पर खड़ा करके उमर खालिद 11 फरवरी को लापता हो गया। पुलिस ने कभी उसकी कॉल डिटेल खंगाली, कभी दिल्ली से शिमला के बीच बताया, और कैंपस से बाहर निकला उमर खालिद कब वापस लौटा, इसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। ठीक 10 दिन बाद 21 फरवरी की शाम उमर खालिद अपने साथियों के साथ लौट आया और इसके बाद जेएनयू छात्रों के बीच हीरो की तरह एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने भाषण भी दिया। फिर पता चला जब ये बात भी काउंटर हो गया तो पता चला कि मैं 800 कॉल किया हूं पिछले कुछ दिनों में। मतलब कोई सबूत, कोई मतलब एलिजिडली भी बोलने की जरूरत नहीं है मीडिया को, किया है। और कहां कहां किया है? गल्फ में किया है, कश्मीर में किया है। अरे एक सबूत तो लाओ। पहली बात तो यह करने से कुछ होता नहीं, अगर किया भी होता, लेकिन कोई सबूत, कोई सुनवाई और कोई कुछ वो नहीं है। उधर भीतर उमर खालिद का भाषण चलता रहा, इधर बाहर दिल्ली पुलिस हाथ पांव पीटती रही। न वीसी की इजाजत मिली, न दिल्ली पुलिस ने कैंपस का दरवाजा लांघा। दिल्ली पुलिस आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी के विकल्पों पर विचार कर रही है और उमर खालिद जेएनयू कैंपस के भीतर अपने साथियों के साथ मौजूद है। उमर खालिद ने 21 फरवरी की शाम वापस लौटते ही दिल्ली पुलिस को खूब कोसा। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से उमर खालिद दिल्ली पुलिस की आशंकाओं से वाकिफ है, इसलिए बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपना केस हैंडल कर रहा है। और इसकी बानगी ये देखिए। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। पुलिस ने उमर खालिद को आतंकी घोषित नहीं किया है, बल्कि देश विरोधी नारे लगाने पर उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। राष्ट्रद्रोह के गंभीर आरोपों से घिरने के बाद इन छात्रों ने रविवार को जिस तरह जेएनयू में सभा कर बयानबाजी की, उससे ये साफ हो गया कि ये छात्र अब नए सिरे से पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को गोलबंद करते हुए उमर खालिद ने कहा कि ये अकेले उसकी नहीं बल्कि तमाम छात्रों की लड़ाई है। खालिद ने धार्मिक कार्ड भी खेला और ये जताने की कोशिश की कि ये उसकी बेबाकी का सिला है। फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूं। मतलब उमर खालिद देश के खिलाफ नारे लगाने वाले अपने साथियों के साथ जेएनयू कैंपस में भाषण दे रहा था। देश के खिलाफ लगाए नारों पर अपनी सफाइयां पेश कर रहा था और दिल्ली पुलिस अभी आरोपियों की गिरफ्तारी के विकल्पों पर विचार कर रही है। खालिद और उसकी टीम जेएनयू कैंपस पहुंच गई है, लेकिन पुलिस अभी तक कैंपस के अंदर दाखिल नहीं हुई है। दरअसल पुलिस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। आज के दिन पुलिस खालिद और उसकी टीम को नहीं पकड़ेगी, लेकिन अगर खालिद और उसकी टीम कल पुलिस के सामने नहीं आई तो पुलिस जेएनयू कैंपस के अंदर घुस जाएगी। कैमरामैन पूर्वी विश्वास, सुप्रतिम बैनर्जी और तंसीम हैदर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। सच बस इतना है कि उमर खालिद जेएनयू के अंदर दहाड़ रहा है, पुलिस बेबस खड़ी है। हालांकि पुलिस अपनी चाल चल रही है, लेकिन वैसे ही जेएनयू प्रशासन अपनी तरीके से अपनी चाल चल रहा है। आइए आपको बताते हैं अभी तक क्या क्या कोशिशें की गई हैं पुलिस की तरफ से उमर खालिद को पकड़ने के लिए। सबसे पहले पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था जब पहली बार देश के खिलाफ नारेबाजी की खबर जेएनयू से आई। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया उसके बाद गिरफ्तार हुआ, फिर लंबा ड्रामा चला जिसमें 2 मार्च तक उसे न्यायिक हिरासत में अब आखिरकार भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में
वकीलों ने हिंसा की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया था और शर्मनाक इस हिंसा को बताया था। पत्रकारों से लेकर विरोध प्रदर्शनकारियों पर ये सब कुछ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी की जमानत अर्जी जो थी वो कन्हैया कुमार की टाल दी थी और ट्रांसफर कर दिया। कहा आप हाईकोर्ट में सही रास्ते से आइए। उमर खालिद समेत जो 5 आरोपी हैं वो जेएनयू कैंपस लौट गए 21 फरवरी की रात, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात उन जाबाजों की जिन्होंने आतंक के खिलाफ पंपोर में एक जबरदस्त जंग लड़ी है। 48 घंटे तक ये ऑपरेशन, और उसमें 5 हिंदुस्तान के जाबाज मारे गए, लेकिन 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया। पूरे इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। इतनी गोलियां चली, पूरी ईडीआई इमारत छलनी हो गई है। देखिए, पिछले 44 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में अभी भी झड़प जो है जम्मू कश्मीर के पंपोर की सरकारी बिल्डिंग से भयंकर धुआं उठ रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास का इलाका गूंज रहा है। बिल्डिंग के अंदर आतंकी घुसे हैं। बाहर सेना के जवानों ने पोजीशन ले रखी है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से गोलियां बरस रही हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर छुपे आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद भी है और खाने पीने का सामान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांपुर के पास पिछले 44 घंटे से लगातार सेना, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में अभी भी झड़प जो है खत्म नहीं हुई है। दरअसल आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है जो सबसे बड़ा रोड़ा इस पूरे ऑपरेशन में बनी हुई है। लगातार 44 घंटे से यहाँ पर कोशिश हो रही है सुरक्षा बलों की इस बिल्डिंग को गिराने की, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्हें उसमें सफलता नहीं मिल रही है। कल कोशिश हुई थी सेना की तरफ से, पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल हुआ था जो इस बिल्डिंग में घुसे थे, लेकिन वहाँ पर जिस अंदाज से सेना को नुकसान हुआ है उसके बाद फिलहाल अब बाहर से ही इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। करीब 100 कमरों वाली इस ईडीआई इमारत में 3 से 4 आतंकी घुसे हैं। ये सारे आतंकी लश्कर-ए-तैयबा की फिदायीन स्क्वाड के बताए जा रहे हैं। सवाल देश का है, हिंदुस्तान की हिफाजत का है। फिर आतंक से मुकाबला देश की आर्मी भी कर रही है और सीआरपीएफ भी। हिंदुस्तान के जाबाज आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए गोलियां सीने पर झेल गए। सीआरपी के जवानों और अफसर जो कॉन्वॉय में थे वो जाके उस बिल्डिंग को घेर के रखे जब तक रीइंफोर्समेंट आर्मी और स्टेट पुलिस का पहुंचा। और उस दौरान हमारे आईजी और कुछ अफसर्स बिल्डिंग के अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन एक ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका गया। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद, एक आम नागरिक की मौत। आतंकियों से मुठभेड़ में 12 सुरक्षा जवान घायल। सरहद के इन वीरों को देश सलाम कर रहा है। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी हिंदुस्तान के इन योद्धाओं ने। बड़गाम में शहीदों को सेना ने श्रद्धांजलि दी। आज फक्र है देश के 125 करोड़ देशवासियों को। आज नाज है पूरे हिंद को। देश के जो जाबाज इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं वो हैं कैप्टन पवन कुमार, कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक ओम प्रकाश, सीआरपीएफ के कांस्टेबल आर के राणा, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल भोला सिंह। पंपोर में सेना इस हिसाब से ऑपरेशन चलाती रही ताकि कैजुअलिटी ना हो। इमारत के हर एक रूम की तलाशी ली गई। हम आपको बता दें, ऑपरेशन के 48 घंटे होने तक सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया और सेना ईडीआई बिल्डिंग में भी घुसने में कामयाब हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद भोला सिंह के परिजनों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। देश को नाज है अपने इन वीर सपूतों पर। भरोसा है जब तक इनका हौसला और हिम्मत है तब तक देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उधमपुर से अश्विनी कुमार के साथ शुजाउल हक और अशरफ वानी, पंपोर, जम्मू कश्मीर, आज तक। और अब आइए जिक्र उन वीरों का
जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन शहीदों का जिन्होंने देश में आतंक के खिलाफ जंग लड़ते हुए, और उनमें से देखिए एक ऐसा शख्स जो जेएनयू से ही निकला था। जी हां, कैप्टन पवन कुमार विदाई दे रहा है पूरा देश नम आंखों से इन शहीदों को। ये सैलाब उमड़ा है देश के एक वीर को आखिरी विदाई देने के लिए। यह सैलाब उमड़ा है देश पर कुर्बान होने वाले एक जाबाज के लिए। जी हां, तस्वीरें हरियाणा के जिंद की हैं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों से लड़ते लड़ते कैप्टन पवन कुमार शहीद हो गए। वो हरियाणा की जिंद के रहने वाले जाट थे, लेकिन उनके दिमाग में कभी आरक्षण की बात नहीं आई। पवन जेएनयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन वहां लगे आजादी के नारों से उनका कोई वास्ता नहीं था। वो तो बस देश पर मर मिटने के जज्बे के साथ अपने कर्तव्यों को अंजाम देने में यकीन रखते। 23 साल के कैप्टन पवन ने 20 फरवरी को अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट में लिखा, किसी को आरक्षण चाहिए तो किसी को आजादी भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रजाई। देखो जी, जिस काम के लिए वो देश सेवा में गया था, उसने अपना काम पूरा किया, अपना वायदा पूरा किया, अपना उद्देश्य पूरा किया। हम तो इस बात से गर्वित हैं कि जिस काम के लिए वो देश सेवा के लिए गया उसने पूरा किया। गर्व था तभी वहाँ भेजा हमने, देशभक्ति का जज्बा था उसके अंदर, वो देश के लिए कुर्बान हुआ। ये कम से कम देश के नाम पे तो शहीद हुआ है। पवन कुमार 3 साल पहले ही पैरा कमांडो के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। कैप्टन पवन आर्मी डे यानी 15 जनवरी 1993 को पैदा हुए। पवन कुमार पंपोर की इमारत में घुसे आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस में अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे। पवन कुमार की कुर्बानी ये देश सदा याद रखेगा। यह है शहीद कैप्टन तुषार का परिवार। आंखों में आंसू हैं, परिवार रो रहा है। नमन है शहीद कैप्टन तुषार की वीरता को भी। देशभक्ति तुषार में कूट कूट कर भरी थी। 26 जनवरी को कैप्टन तुषार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लिखा था, उसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें भी भर आएंगी। सो जाएगी कल लिपट कर तिरंगे के साथ, ये देशभक्ति साहब तारीखों पर जागती है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के रहने वाले कैप्टन तुषार के आदर्श शहीद भगत सिंह थे, और आतंकियों से लोहा लेते तुषार भी शहीद हो चुके हैं। परिवार कहता है कि उनका बेटा होनहार था। 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कैप्टन तुषार महाजन शुक्रवार को टीम का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब तो बस यादें बाकी। कितने बच्चे देश के शहीद होंगे और कितने हमारे सियासतदान कब ये इसका कोई फैसला करेंगे कि इन बच्चों की कुर्बानी को हम बचा के रखें। दुख की घड़ी तो है, लेकिन चलो इस बात का फख्र है कि उन्होंने देश के लिए जान दी। हमें इसी बात की बस खुशी है, हमें उसके प्राउड है कि उसने अपने देश के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। जो बचपन में उसका एक ख्वाब था कि देश के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, आज उसने अपनी बात को सच कर दिखाया। सलाम है लांस नायक ओम प्रकाश की वीरता को भी, वो ओम प्रकाश जो वतन पर मर मिटे। सेना और उनके साथ ओम प्रकाश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देशभक्ति की धुन के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जाबाज को आखिरी विदाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास चिखारा गांव के रहने वाले थे लांस नायक ओम प्रकाश। आज एक परिवार में दर्द है तो फख्र भी। दर्द इस बात का कि ओम प्रकाश अब अपनों के बीच नहीं रहे, और फख्र इस बात का कि आतंकियों से लोहा लेते लेते उन्होंने अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। वतन पर मर मिटने वाले इन वीरों की कुर्बानी देश हमेशा याद रखेगा। हम भी इन योद्धाओं का नमन करते हैं, जिनसे सत्येंद्र चौहान के साथ अनिल दुबे, उधमपुर आज तक। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में आर्मी और सीआरपीएफ लगी, और उसके बाद तीनों आतंकियों को मारने के बाद ही दम लिया। 200 लोगों की जान बचाई। 100 कमरों वाली इस इमारत में घुसकर खोज कर आतंकियों को मार गिराया।
आतंकी पंपोर से श्रीनगर जा रही सीआरपीएफ की एक बस पर अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद पास की एक सरकारी इमारत में घुस जाते हैं। इस बिल्डिंग में करीब 200 लोग थे। सेना के लिए भी मुश्किल, आतंकियों को भी मार गिराना और लोगों को भी बचाना। फिर शुरू होता है आर्मी और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन। सेना की सबसे पहली कोशिश थी कि किसी भी तरह से बिल्डिंग को खाली करा लिया जाए। इसके लिए आर्मी की बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मदद से इमारत में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सेना को ये तसल्ली हो गई कि अब कोई आम नागरिक बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो आतंकियों पर हमला बोला गया। ऑपरेशन अभी जो है उसमें 3 मिलिटेंट को मार दिया गया है और उनके साथ जो है उनके हथियार और काफी मात्रा में जो है वॉरलाइक स्टोर वो रिकवर हुआ है और अभी जो बिल्डिंग को पूरा सिक्योर करने का और सैनिटाइज करने का वो प्रोसेस अभी चल रहा है। हम आपको बता दें कि पंपोर में ये पूरा कैंपस है और आतंकियों ने मेन बिल्डिंग में पोजीशन ली। इस इमारत के 7 मंजिला होने के चलते ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन आतंकियों को मार गिराने का हौसला उससे कहीं ज्यादा था। कहा जा रहा है कि आतंकी इमारत में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ घुसे थे। जम्मू कश्मीर हाईवे पर बनी ईडीआई बिल्डिंग में छुपकर वार करते रहे आतंकवादी और सेना के जवान उनसे लोहा लेते रहे, लेकिन 2 दिन यानी 48 घंटे बाद तीनों आतंकियों को सेना ने मार गिराया। ये हो भी सकता है कि इन्होंने पहले बिल्डिंग की कार्रवाई करी हो, बट आमतौर पे फॉरेन टेररिस्ट इस प्रकार की रेकी शायद नहीं करता, पर यह पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करी जा सकती। हम आपको बता दें कि ये तमाम आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। घंटे तक चलने वाला ये ऑपरेशन सेना के लिए भी बड़ा था, क्योंकि इसमें सेना के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन जान पर खेलकर वीरों ने आतंकियों को मार गिराया। शुजाउल हक और अशरफ वानी, पंपोर, जम्मू कश्मीर, आज तक। आरक्षण, जाट आरक्षण की आग में हरियाणा के 9 जिले झुलस रहे हैं। बताया जा रहा है 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और सबसे डराने वाली बात तो यह है कि आरक्षण की आग अब यूपी, राजस्थान तक भी पहुंच रही है। आरक्षण की आग में सिर्फ हरियाणा के 9 जिले ही नहीं धधक रहे, बल्कि इसकी चिंगारियां उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैल चुकी हैं। जाट अपनी मांग पर अड़े हैं और प्रशासन लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है। आर्मी ने मोर्चा जरूर संभाल लिया है, लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं। दुकानें जलाई जा रही हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, सड़कें बंद हैं, रेलगाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली भी त्राहिमाम कर रही है। मुनक नहर से पानी न मिलने के चलते दिल्ली के कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हुई है। हालांकि मुनक नहर पर आर्मी के कब्जे के बाद वहां से प्रदर्शनकारी हट गए हैं, लेकिन दिल्ली की ओर जाने वाली नहर सूख चुकी है और मुनक नहर पर बने बराज की मरम्मत में अभी वक्त लगेगा। इस वक्त हम खड़े हैं मुनक नहर के 56 नंबर बैराज पर। ये वही सोनीपत का बैराज है जहां से दिल्ली को पानी मिलता है। यहाँ से पानी दिल्ली को जाता और इस वक्त ये सूखा पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, ये कीज तोड़ रखी है, ये कोने में ये कीज तोड़ रखी है, जिससे ये जो गेट है इसको ऊपर अपलिफ्ट किया जाता है और यहाँ से सारा पानी आगे चला जाता है। सिर्फ पानी की सप्लाई पर ही हाहाकार नहीं मचा है, बल्कि आरक्षण की इस आग में जलकर बहुत कुछ खाक हो गया। नुकसान इतना कि उसकी भरपाई में सालों लग जाएं। जी हां, एसोचैम की माने तो हरियाणा को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1,000 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जिससे रेलवे को तकरीबन 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आरक्षण के नाम पर हो रही हिंसा में अब तक 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि सैकड़ों की तादाद में घायल हुए हैं। दुकानों को लूटने के बाद उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है, जबकि गांवों को भी उग्र प्रदर्शनकारी आग की लपटों में झोंक रहे हैं। 2006 में शुरू हुआ जाटों का ये आंदोलन इतना भयंकर रूप ले लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि केंद्र के वादे के बाद कुछ जगहों पर आंदोलनकारी नरम जरूर पड़े हैं। वहीं राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू करने के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस बारे में रिपोर्ट भेज दी है। इंतजार अब बस आरक्षण की इस ज्वाला के पूरी तरह से शांत होने का है। सोनीपत से नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने